दोस्तों स्वागत है आपका मूवी ज्ञान चैनल में। आज मैं हाजिर हुआ हूँ ट्रिगर वेब सीरीज के नेक्स्ट 4 एपिसोड लेकर। पिछली वीडियो में हमने देखा कि साउथ कोरिया जहाँ पर गन्स वगैरह रखना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, वहाँ कोई आदमी या संस्था लोगों में फ्री गन्स बांट देती है, वो भी एक वेबसाइट के जरिए। फिर वो लोग उन गन्स का इस्तेमाल करके अपने दुश्मनों को मारने लगते हैं, जिसके कारण साउथ कोरिया में क्राइम बढ़ जाता है। अब बस देखना यह है कि पुलिस इस क्राइम को कैसे रोकेगी और कैसे पता लगाएगी कि लोगों में गन्स कौन बांट रहा है। ज्यादा बातें न करते हुए कहानी आगे बढ़ाते हैं। 6th एपिसोड की शुरुआत में हम चोंग को देखते हैं। वो सियोक ओह से पूछता है कि क्या तुमने गन्स बेचने का काम शुरू कर दिया, लेकिन चोंग जवाब देता है, बॉस मैंने कोई भी गन्स नहीं बेची, शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। अब सियोक हो यू टाई की फोटो दिखाकर कहता है कि क्या तुम इस आदमी को जानते हो। उसको देखकर चोंग समझ जाता है कि सियोक हो को गन्स के बारे में पता चल गया है, इसलिए वो अपनी और यू टाई की जान को बचाने के लिए झूठ कह देता है कि मैं इस आदमी को नहीं जानता। सियोक हो कहता है ठीक है, फिर दिक्कत वाली कोई बात नहीं, तुम जा सकते हो। अब सियोक हो ने ऐसा बोल तो दिया था, लेकिन उसे चोंग पर पूरा शक था कि वो गन्स के बारे में जरूर कुछ जानता है। फिर चोंग जल्दी से बाहर आकर अपने आदमियों को कहता है कि सियोक हो को सब कुछ पता चल गया है, इसलिए हमें जल्दी से सारी गन्स को ढूंढना होगा। दूसरी तरफ सीओ ली को बताता है कि हमारे पास कुल 20 एड्रेस की लिस्ट है, हर एक लिस्ट में कुछ नए नाम हैं, वो भी नए एड्रेस के साथ। इसका मतलब कि पूरे साउथ कोरिया के अंदर बहुत सारी गन्स फैल चुकी हैं। फिर ली सीओ से सारी जानकारी लेने के बाद हॉस्पिटल में पहुंच जाता है और वहां बैठकर लिस्ट के बारे में ही सोचने लगता है। तभी उसे मूनबेक की याद आती है। फिर ली उसको मैसेज करके पूछता है कि क्या तुम्हें अपनी कोई खोई हुई एड्रेस लिस्ट मिली। फिर ली जवाब देता है कि तुम चिंता मत करो, मैं उसे ढूंढ रहा हूँ, जैसे ही मुझे वो लिस्ट मिलेगी मैं तुम्हें बता दूंगा। फिर मूनबेक एक लोकल मार्केट में जाता है और वहाँ उसका आदमी उसको कहता है कि बॉस हमने सारी तैयारियां कर दी हैं। अब वो किस बारे में बात कर रहे थे ये हमें आगे पता चलेगा। उस समय योंगडोंग और ग्यूजिन भी उसी मार्केट में बैठकर खाना खा रहे थे। फिर ग्यूजिन योंगडोंग को समझाता है कि हमें स्योंगजुन का मुकाबला करना चाहिए, क्योंकि जितना हम उससे डरेंगे उतना ही हम कमजोर होते जाएंगे। जब वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे तो मार्केट के अंदर कुछ लोकल गुंडे लड़ाई करने लगते हैं। तभी मूनबेक वहां पास की ही दुकान से डेमो गन निकालता है, जिसमें असली गोलियों की बजाय होलो मेटल बुलेट्स लोडेड थी। उनका इस्तेमाल करके वो बड़ी ही स्टाइल से सभी गुंडों को मारना शुरू कर देता है। उस समय ग्यूजिन और योंगडोंग दूर खड़े खड़े ये सब कुछ देख रहे थे। फिर उनको उसके गन चलाने का स्टाइल और लड़ने का तरीका बहुत पसंद आता है। सभी गुंडों को पीटने के बाद जब मूनबेक वहां से जा रहा था तो ग्यूजिन उसको कहता है कि क्या तुम मुझे गन चलाना सिखा सकते हो। फिर मूनबेक उसे और योंगडोंग को लेकर शूटिंग कैफे में जाता है और वहां उन दोनों को गन चलाना सिखाता है। दरअसल थोड़ी ही देर पहले जो कुछ भी हुआ था वो मूनबेक का प्लान था, क्योंकि वो ग्यूजिन और योंगडोंग को गन चलाना सिखाना चाहता था ताकि वो आगे चलकर उनके जरिए साउथ कोरिया शहर में तबाही मचा सके। दूसरी तरफ सियोक हो किम के फोन को खोलने की कोशिश कर रहा था। तभी उसके पास मूनबेक का फोन आता है। वो सियोक हो को कहता है कि तुम्हारे क्लब में एक स्टोरेज रूम है, जाओ जाकर उसे खोलो। फिर स्टोरेज रूम के अंदर जाकर सियोक हो जब वहां पर पड़े बॉक्सेस को खोलता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उनमें बहुत सारी गन्स थी। तभी मूनबेक कहता है कि किम पहले मेरे लिए काम किया करता था और उसको तुमने अपने रास्ते से हटा दिया, इसलिए मेरी गन्स वहां पर पड़े पड़े सड़ रही है। मेरे लिए एक मुसीबत की बात यह भी है कि उन सभी गन्स को चोंग नाम का एक आदमी हासिल करना चाहता है। ये बात सुनते ही सियोक हो उससे पूछता है कि आखिर तुम चोंग को कैसे जानते हो। फिर मूनबेक जवाब देता है कि तुम उसकी फिक्र करना छोड़ दो, पहले तुम ये सोचो कि तुम्हारे पास इस समय बहुत सारी गन्स हैं, तुम इन सभी गन्स का क्या करोगे। दरअसल मूनबेक सियोक हो को भी गन्स इस्तेमाल करने के लिए भड़का रहा था ताकि वो साउथ कोरिया के अंदर तबाही मचा सके। तभी मूनबेक का एक आदमी गन्स से भरे हुए 3 डिलीवरी ट्रक के साथ एक लोकल मार्केट में पहुंच जाता है और वहां के जरूरतमंद लोगों से कहता है कि हम आप लोगों को बहुत सारे पैकेज देंगे, आप उन सब को हमारे बताए हुए एड्रेस पर डिलीवर करोगे और डिलीवर करते ही आप हमारे बताए हुए नंबर पर उनका फोटो भी भेजोगे। फोटो चेक करने के बाद हमारी टीम आपके अकाउंट में पैसे भेजेगी। फिर एक एक करके वो सभी लोग पूरे साउथ कोरिया के अंदर पैकेजेस पहुंचाना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ ली मूनबेक से आकर मिलता है।
फिर मूनबेक उसको अपनी बनाई हुई एड्रेस लिस्ट थमाकर कहता है कि आखिरकार मैंने लिस्ट को ढूंढ ही लिया, लेकिन इसमें एक गड़बड़ है। लिस्ट के अंदर एक हाई स्कूल बच्चे का भी नाम है, यानी कि उसके पास भी गन होगी। अब इससे पहले कि कुछ बड़ा हो जाए, हमें उस बच्चे के स्कूल में जाना चाहिए। फिर ली मूनबेक को लेकर फौरन स्कूल के लिए रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ ग्यूजिन अपनी क्लास में जा रहा था, तभी उसकी नजर योंगडोंग पर पड़ती है, जिसको उसकी क्लास के बहुत सारे बच्चे मिलकर पीट रहे थे। ये सब देखकर ग्यूजिन को बहुत गुस्सा आ जाता है। फिर वो जल्दी से अपनी क्लास में आकर गन निकालने के लिए जैसे ही अपना बैग खोलता है, उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि गन उसके बैग में थी ही नहीं। तभी पीछे से स्योंगजुन की आवाज आती है, जिसके हाथ में ग्यूजिन की खरीदी हुई गन थी। फिर वो उसको कहता है कि तू हमें अपनी नकली गन से डराना चाहता था, अब हम तुझे इससे डराएंगे। फिर ग्यूजिन बार बार उसको कहता है कि प्लीज तुम गन मत चलाना, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता। दूसरी तरफ ली सीओ को कॉल करके बताता है कि मेरे पास एक एड्रेस लिस्ट है, जिसके अंदर एक बच्चे का भी नाम है। हो सकता है कि उस बच्चे के पास गन हो, इसलिए तुम जल्दी से अपनी टीम के साथ जियोंगिल हाई स्कूल में पहुंचो। सीओ से बात करने के बाद ली तुरंत ही उस स्कूल में फोन करके कहता है कि हम एक केस को सॉल्व कर रहे हैं। हमें लगता है कि आपके स्कूल में पढ़ने वाले एक बच्चे का कनेक्शन उस केस से जुड़ा है। मैं चाहता हूं कि आप उस बच्चे की जानकारी निकालिए। मेरे पास उसका सही नाम नहीं है, लेकिन मैं उसका नंबर जानता हूं। आपको उस नंबर के जरिए जो भी जानकारी मिले, प्लीज मुझे बताइए। मैं जल्दी ही आपके स्कूल में पहुंच रहा हूं। फिर रिसेप्शनिस्ट कहती है कि मैं आपको थोड़ी ही देर में फोन करके बताती हूँ कि ये नंबर किस बच्चे का है। दूसरी तरफ स्योंगजुन उस गन का ट्रिगर दबाने ही वाला था, लेकिन तभी उसे कहीं और से गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। फिर वो हैरान हो जाता है कि आखिर ये गोली चली कैसे, क्योंकि मैंने तो ट्रिगर दबाया ही नहीं। लेकिन फिर वो सच में ट्रिगर दबा देता है, जिसकी गन के अंदर से असली गोलियों की बजाय होलो मेटल बुलेट्स निकलती है। दरअसल ग्यूजिन स्योंगजुन को सिर्फ सबक सिखाना चाहता था, इसीलिए उसने गन के अंदर असली गोलियां नहीं डाली। अब सवाल ये उठता है कि जो गोली की आवाज उन्होंने सुनी थी, वो किसने चलाई थी? दरअसल वो गोली चलाई थी योंगडोंग ने, क्योंकि उसने भी ग्यूजिन की तरह दूसरों से लड़ने के लिए गन ऑर्डर की थी। दूसरी तरफ रिसेप्शनिस्ट अपने कंप्यूटर का डाटा चेक कर रही थी। फिर वो उस बच्चे का नाम ढूंढ लेती है, जिसके बारे में ली ने उसे बताया था। बच्चे का नाम था योंगडोंग, यानी कि मूनबेक ने जो लिस्ट ली को दी थी, उसके अंदर योंगडोंग का नाम लिखा था। अब योंगडोंग एक एक करके उन सभी बच्चों को मारना शुरू कर देता है जो उसको परेशान किया करते थे। फिर डर के मारे सभी बच्चे स्कूल से बाहर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बाहर जा ही नहीं पाते, क्योंकि योंगडोंग ने पहले ही स्कूल के हर एक गेट पर ताला लगा दिया था, ताकि वो आराम से अपने दुश्मनों को मार सके। गोलियों की आवाज सुनकर स्योंगजुन क्लास के बाहर आता है और उसे पता चलता है कि गोली चलाने वाला बच्चा योंगडोंग है। फिर वो भी डर के मारे क्लास से भाग जाता है। थोड़ी ही देर बाद योंगडोंग ग्यूजिन के पास आकर कहता है कि हम सभी लोगों से बदला लेंगे, कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। फिर वो अपने बैग में से दूसरी गन निकालकर ग्यूजिन के हाथ में थमा देता है। उस समय सभी बच्चे गेट से बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इतने में वहां पर योंगडोंग आ जाता है। तभी बच्चों की भीड़ में उसकी नजर स्योंगजुन पर पड़ती है और फिर वो अपनी गन उस पर तान देता है। फिर स्योंगजुन अपनी जान बचाने के लिए सभी बच्चों के साथ लाइब्रेरी की तरफ भागने लगता है। इतने में ली और मूनबेक भी स्कूल में पहुंच जाते हैं। फिर ली बाहर खड़े एक रोड से स्कूल के दरवाजे को तोड़ देता है और सभी बच्चों को एक एक करके वहां से बाहर निकालने लगता है। तभी उसे गोलियां चलने की आवाज सुनाई देती है। फिर वो उस आवाज का पीछा करते करते मूनबेक के साथ लाइब्रेरी तक पहुंच जाता है। वहां योंगडोंग स्योंगजुन को मारने के लिए तैयार खड़ा था। अब इससे पहले कि वो गन का ट्रिगर दबा पाता, ली उसकी गन को छीनकर उसे एक कोहनी मारकर बेहोश कर देता है। अब स्योंगजुन को ऐसा लग रहा था कि वो जिंदा बच जाएगा, लेकिन तभी सामने से ग्यूजिन आ जाता है, जिसके हाथ में गन थी, और इस बार वो स्योंगजुन को सच में मारना चाहता था। उस समय मूनबेक लाइब्रेरी में दूर खड़ा खड़ा ये सब कुछ देख रहा था और मन ही मन मुस्कुरा रहा था। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। 7th एपिसोड की शुरुआत कुछ घंटे पहले से होती है। जंगवू कंट्रोल रूम में जाकर वहां की ऑफिसर को मूनबेक की फोटो देकर कहता है कि आपको इसके बारे में सारी जानकारी निकालनी है। फिर वो ली की दी हुई लिस्ट में से हर एक एड्रेस को पढ़ने लगता है और वो महिला ऑफिसर उन सभी एड्रेस पर मौजूद सीसीटीवी को चेक करने लगती है। तभी उन दोनों को पता चलता है कि मूनबेक लिस्ट पर लिखे हुए हर एक एड्रेस पर मौजूद था। फिर जंगवू तुरंत ली के पास फोन करता है और बताता है कि सर, आप बिल्कुल सही बोल रहे थे, मूनबेक लिस्ट के सभी एड्रेस पर मौजूद था। फिर ली मूनबेक से जाकर मिलता है, लेकिन वो उसके सामने ऐसी कोई भी हरकत नहीं करता
जिससे मूनबेक को उस पर शक हो जाए। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। तभी हम देखते हैं कि ग्यूजिन सियोंगजन को मारने ही वाला था, लेकिन तभी ली उसको कहता है कि मैं नहीं जानता तुम्हें क्या क्या झेलना पड़ा, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि अगर तुमने इस लड़के को मार दिया तो तुम्हारी आगे की लाइफ बर्बाद हो जाएगी। अगर तुम मुझे सब कुछ बताओगे तो शायद मैं तुम्हारी हेल्प कर पाऊंगा। लेकिन ग्यूजिन तो बार बार यही बोल रहा था कि आप मेरे हालातों को नहीं समझ पाओगे, लेकिन ली कैसे न कैसे करके उसका ध्यान भटका देता है और मौका देखते ही उसके हाथों से गन छीन लेता है। फिर ग्यूजिन रोते हुए बताता है कि इस लड़के की वजह से मैं हर रोज डर में जीता था। इसने मुझे इतना परेशान किया है कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। फिर ली उसको समझाता है कि जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ, अब आगे क्या होगा इसके बारे में सोचो। फिर ली सभी को साथ लेकर स्कूल से बाहर आ जाता है। तभी पुलिस वाले ग्यूजिन और योंगडोंग को अरेस्ट करके अपने साथ ले जाते हैं। इतने में ली के पास सीओ आता है और कहता है कि तुम्हारा इशारा मिलते ही हम मूनबेक को अरेस्ट कर लेंगे। दरअसल ली ने मूनबेक को पकड़ने के लिए पहले से ही पूरा प्लान बना लिया था। अब वो सही मौके का इंतजार कर रहा था। फिर वो सीओ को कहता है कि तुम तुरंत मूनबेक को अरेस्ट कर लो। फिर जैसे ही सब लोग उसको पकड़ने के लिए भागते हैं, वो भीड़ में से अचानक गायब हो जाता है। फिर सभी लोग उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी फायदा नहीं होता। तभी स्कूल से निकलने के बाद ली सबसे पहले अपने घर जाता है और वहां पहुंचते ही ली को एक कोरियर मिलता है जिसके अंदर गन थी, और इस बार कोरियर के साथ जो एड्रेस लिस्ट आई थी उसके अंदर ली का भी नाम था। अगले सीन में हम देखते हैं ग्लोरी गैंग की मीटिंग चल रही थी जिसमें सियोक हो भी मौजूद था। यहाँ सियोक हो के जैसे और भी कई सारे गैंगस्टर्स थे। तभी कुछ देर में वहाँ पर ग्लोरी गैंग का बॉस आ जाता है और वो सभी से पूछता है कि क्या तुम में से कोई गन्स बेचने का धंधा कर रहा है। फिर सभी लोग मना कर देते हैं। तभी वो फिर से कहता है कि मेरी एक बात याद रखना, अगर पुलिस को पता चला कि तुम में से कोई भी गन्स का धंधा कर रहा है तो वो तुम्हें सीधा ठोक देंगे। ये बात सुनते ही सियोक हो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो स्टोरेज रूम में पड़ी गन्स का क्या करे। फिर काफी देर सोचने के बाद सियोक हो फैसला लेता है कि वो उन सभी गन्स के बारे में ली को बता देगा। दूसरी तरफ चीफ यून सियोक को ऑर्डर देते हैं कि तुम जल्दी से जल्दी उस आदमी को पकड़ो जो कोरिया के अंदर गन सप्लाई कर रहा है, और जितनी जल्दी हो सके उन सभी गन्स को इकट्ठा कर लो जो हर एक एड्रेस पर भेजी गई है। फिर जब चीफ वहां से जाने लगते हैं तो वहां पर ली आ जाता है। फिर वो ली को कहते हैं कि मैं तुम्हारा सस्पेंशन कैंसिल कर रहा हूँ, अब तुम सीओ की टीम के साथ काम करो और जल्दी से जल्दी उस आदमी को पकड़ो जो कोरिया में दहशत फैला रहा है। तभी चीफ के जाते ही ली के पास सियोक हो का फोन आ जाता है। वो ली को कहता है कि मुझे आपको एक जरूरी बात बतानी है, आप जल्दी मुझसे आकर मिलो। फिर ली तुरंत ही सियोक हो के पास चला जाता है। फिर सियोक हो ली को स्टोरेज रूम वाली सारी गन्स दे देता है और कहता है कि ये गन्स मुझे मेरे क्लब के स्टोरेज रूम में से मिली है, लेकिन मेरा इनसे कोई भी लेना देना नहीं है। असल में ये क्लब मैंने अपने बिजनेस पार्टनर किम से खरीदा था और इन गन्स के बारे में सब कुछ वही जानता था। फिर ली पूछता है कि किम कहाँ पर है। सियोक हो जवाब देता है कि मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। फिर सियोक हो ली को यू टाई की फोटो दिखाकर कहता है कि आप इस आदमी को ढूंढ रहे थे ना, ये मेरे एक करीबी आदमी चोंग के लिए काम करता है। वो दोनों मिलकर स्टोरेज रूम वाली गन्स को हासिल करना चाहते थे। अब सियोक हो की सारी बातें सुनने के बाद ली उससे पूछता है कि आखिर तुम मेरी हेल्प क्यों कर रहे हो। फिर सियोक हो कहता है कि ये सभी गन्स मेरे क्लब में मिली है, अगर पुलिस को इसके बारे में पता चल गया तो वो मेरे क्लब को बंद करवा देंगे। अब मैं चाहता हूँ कि आप इन सभी गन्स को रख लो और जितना मुझसे हो सकेगा मैं हर तरीके से आपकी हेल्प करूंगा। आप बस मेरा नाम इन गन्स वाले धंधे में मत आने देना। दूसरी तरफ पुलिस टीम हर एक एड्रेस पर जाकर गन्स की पूछताछ कर रही थी, लेकिन हर कोई एक ही जवाब देता है कि पुलिस वाले तो पहले ही आकर हमारे घर से गन ले गए हैं। हर एड्रेस की यही कहानी थी। अब इस बात पर पुलिस वाले भी हैरान हो जाते हैं क्योंकि उनकी टीम ने उन घरों से अभी तक कोई भी गन्स नहीं ली थी। दरअसल वो नकली पुलिस वाले और कोई नहीं बल्कि चोंग और उसके आदमी थे जो पहले ही उन घरों से गन्स उठा कर ले गए थे। अगले सीन में हम देखते हैं चीफ यून कमिश्नर के साथ एक मीटिंग कर रहे थे। फिर चीफ यून कहते हैं कि सर, हमने आधे घरों से गन्स इकट्ठा कर ली है, लेकिन बाकी आधे घरों से गन्स किसी नकली पुलिस वालों ने उठा ली है। ये बात सुनने के बाद कमिश्नर चीफ यून को कहते हैं कि तुम और तुम्हारी टीम अब से इस केस पर काम नहीं करोगे। अब यह केस ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को सौंपा जा रहा है, आगे की पूरी जांच वही करेंगे। दूसरी तरफ ली भी पुलिस स्टेशन में पहुंच जाता है। फिर वो चीफ यून को सारी गन्स लाकर दे देता है
और कहता है कि जिस आदमी को हम ढूंढ रहे हैं किम उसी के लिए काम करता है। वो ही कोरियर के जरिए हर एक एड्रेस पर गन पहुंचाता है। फिर चीफ यून पूछता है कि इस वक्त किम कहां पर मिलेगा। फिर ली बताता है कि हम सियोक हो और चोंग की हेल्प से किम को पकड़ सकते हैं। किम के मिलते ही हम असली गुनहगार को भी पकड़ लेंगे। फिर चीफ यून कहते हैं कि तुम लोग अपनी जांच चालू रखो, मुझे किसी जरूरी काम से जाना है, मैं तुमसे बाद में आके मिलता हूँ। फिर वो तुरंत ही कमिश्नर के पास चला जाता है और उनको मून बेक की सारी जानकारी देते हुए कहता है कि सर, ली के मुताबिक यही वो इंसान है जो साउथ कोरिया के अंदर गन की सप्लाई कर रहा है। आप इसे पकड़ने की कोशिश कीजिए, हम बाकी की गन्स को ढूंढ निकालेंगे। अब कमिश्नर को भी चीफ यून का ये प्लान सही लगता है, इसलिए वो उसकी बात मान लेता है। तभी हम सियोक हो को देखते हैं जो ली के कहने पर चोंग से मिलने के लिए उसके अड्डे पर आया था। उसके आते ही चोंग के आदमी सभी गन्स को छुपा देते हैं। फिर सियोक हो चोंग को कहता है कि मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। फिर वहां मौजूद सभी लोग वहां से चले जाते हैं। तभी सियोक हो अपनी पॉकेट में से किम का फोन निकालता है और चोंग को कहता है कि मैं किम का फोन का पासवर्ड नहीं जानता, इसके अंदर उसके बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिनसे मुझे बिजनेस करना है, इसलिए तूने जहां पर भी किम को दफनाया था फौरन वहां पर जाओ और उसकी 10 की 10 उंगलियां काट कर लेकर आओ। मैं फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल करके उसका फोन अनलॉक करूंगा। ये बात सुनने के बाद चोंग के होश उड़ जाते हैं, लेकिन वो फिर भी सियोक हो को कहता है ठीक है बॉस, जैसा आप कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। फिर बाहर आकर सियोक हो ली को बताता है कि सर, मुझे पूरा भरोसा है चोंग ने किम को कहीं पर छुपा रखा है। कल वो मुझसे मिलने के लिए मेरे क्लब में आएगा और वहीं पर आप उसको पकड़ सकते हो। तभी अगली सुबह चोंग अपने सभी आदमियों के साथ एक सुनसान जगह पर जाकर खुदाई करना शुरू कर देता है। चोंग जानता था कि सियोक हो के आदमी उसका पीछा करेंगे, इसलिए वो जानबूझकर ऐसा कर रहा था ताकि उन्हें लगे कि वो सच में किम की लाश को खोदकर उसकी उंगलियां काटेगा। तभी थोड़ी देर तक खुदाई का नाटक करके चोंग अपने सभी आदमियों के साथ वहां से चला जाता है। फिर सियोक के आदमी उसका पीछा करते करते एक बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं जहां उन्हें पता चलता है कि चोंग यहाँ पर नहाने के लिए आया है। फिर वो तुरंत सियोक हो को कॉल करके बताता है कि बॉस, चोंग अपने सभी आदमियों के साथ नहा रहा है। फिर सियोक हो जवाब देता है कि मैं जानता हूँ, वो हमेशा अपना काम खत्म करने के बाद उसी जगह पर जाता है, तुम उसकी चिंता मत करो, जब भी वो वहाँ से निकले तब तुम फौरन मुझे फोन करके बता देना। अब वो आदमी बाथरूम के अंदर जाकर चोंग को कहता है कि बॉस तुम्हें बुला रहे हैं, इसलिए तुम जल्दी से उनके पास पहुंच जाओ। फिर जब चोंग वहां से जाने लगता है तो वो आदमी उसका मजाक उड़ाने लगता है, जिसके कारण चोंग को बहुत बुरा लगता है। फिर चोंग जल्दी से सियोक हो के क्लब के बाहर पहुंच जाता है और देखता है कि सियो की पूरी टीम उसको पकड़ने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी है। फिर वो जल्दी से सियोक हो के पास पहुंचता है, लेकिन उसको देखकर सियोक हो के होश उड़ जाते हैं क्योंकि वो इंसान चोंग नहीं बल्कि किम था। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है। तभी हम देखते हैं कि सियोक हो के जाने के बाद किम चोंग के पास आकर उससे पूछता है कि सियोक हो यहाँ पर किस काम के लिए आया था। फिर चोंग बताता है कि उसे तुम्हारी 10 की 10 उंगलियां चाहिए थी क्योंकि वो तुम्हारा फोन खोलना चाहता है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं करूंगा। तुमने मेरी बहुत हेल्प की है, इसलिए मेरे पास एक बढ़िया सा प्लान है। अब कल मेरी जगह पर तुम जाकर सियोक हो से मिलोगे और वहां जाकर खुद अपने हाथों से उसको मारकर हम दोनों का बदला लोगे। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और हम देखते हैं कि चोंग अपने आदमियों के साथ गन लेकर आता है और सियोक हो के सभी आदमियों को एक एक करके मार डालता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। 8वें एपिसोड की शुरुआत एक फ्लैशबैक से होती है। तभी हम देखते हैं कि सीओ पुलिस स्टेशन में खड़े होकर सभी को बताता है कि मैं और मेरी टीम सियोक हो के क्लब में जाकर चोंग और किम को अरेस्ट कर लेंगे। चीफ यून को सीओ का प्लान बिल्कुल सही लगता है। फिर वो कहते हैं कि इस बार हमें कोई भी गलती नहीं करनी, कुछ भी करके उन सभी लोगों को पकड़ो ताकि हम असली गुनहगार तक पहुंच सके। फिर ली तुरंत चोंग के अड्डे पर जाने के लिए निकल पड़ता है और बाकी के सभी पुलिस ऑफिसर सीओ के साथ क्लब के लिए रवाना हो जाते हैं। अब कहानी प्रेजेंट में आती है जहां हम किम और सियोक हो को देखते हैं। वो दोनों एक दूसरे पर गोली चलाने लगते हैं। तभी सियोक हो के पास चोंग का फोन आता है और वो सियोक हो को कहता है कि मैंने तेरे सारे पैसे चुरा लिए हैं, अब तेरे साथ जो कुछ भी होगा तू उसी के लायक है। फिर फोन काटते ही किम और सियोक हो फिर से एक दूसरे पर गोली चलाने लगते हैं। इसी गोलीबारी के बीच उन दोनों की मौत हो जाती है। तभी गोलियों की आवाज सुनकर सियो और उसकी पूरी टीम क्लब के अंदर पहुंच जाते हैं। वहां पर आकर उन्हें पता चलता है कि जो आदमी सियोक हो से मिलने के लिए आया था वो चोंग नहीं बल्कि किम था। फिर सियो तुरंत इस बारे में ली को बताता है। ली को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर चोंग कहां पर गया। तभी उसके सामने से चोंग की कार निकलती है
और फिर वो तुरंत पूरी तैयारी के साथ अपनी गन लेकर चोंग के अड्डे की तरफ जाने लगता है। उस समय चोंग अपने आदमियों के साथ पैसे बांट रहा था। तभी उसे गोलियां चलने की आवाज सुनाई देती है, क्योंकि ली एक एक करके उसके सभी आदमियों को मारे जा रहा था। फिर चोंग ये सब देखकर घबरा जाता है और बचे हुए पैसों को लेकर अपने आदमियों के साथ भागने लगता है। तभी ली जल्दी से बिल्डिंग की छत पर आकर अपनी गन से चोंग की कार के टायर पर निशाना लगाता है। फिर गोली लगते ही उसकी कार डगमगाने लगती है और वहां खड़ी दूसरी कार में जाकर ठुक जाती है, जिसके कारण अंदर बैठे लोग घायल हो जाते हैं। फिर चोंग अपने आदमियों को कार से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी ली उसके कंधे पर एक गोली मार देता है, जिसके कारण वो जमीन पर गिर जाता है। तभी पलक झपकते ही वहां पर पुलिस की पूरी टीम पहुंच जाती है। फिर वो चोंग और उसके आदमियों को अरेस्ट करने के बाद वहां पर मौजूद सभी गन्स और पैसों को जब्त कर लेते हैं। अब हर जगह टीवी पर बस यही न्यूज दिखाई जा रही थी। मूनबेक को भी इस हादसे के बारे में पता चल जाता है, लेकिन तभी उसके पास जैक का फोन आता है। कोरिया के अंदर गन्स का धंधा करना बहुत मुश्किल काम है। अब तुमने जो रायता फैलाया है उसकी वजह से बहुत सारी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। अगर CIA को हमारे बारे में पता चल गया तो मेरा पूरा धंधा बर्बाद हो जाएगा। अब तुम जल्दी से जल्दी ये सारा रायता साफ करो ताकि ये मामला ठंडा हो जाए। अगले सीन में हम ह्यूनसिक को हॉस्पिटल के अंदर देखते हैं। वहां वो अपनी बेटी सी योंग की लाश को देखने के लिए आया था। दरअसल सी योंग एक घोटाले में फंस गई थी, जिसमें उसने अपने पैसों के साथ साथ ह्यूनसिक की सारी पेंशन को भी गवा दिया था। फिर पैसे वापस ना मिलने पर सी योंग ने आत्महत्या कर ली। दूसरी तरफ ली अपने पुलिस स्टेशन में जाकर वहां से एक चिप चुरा लेता है जो उसे चोंग की गन से मिली थी। फिर वो उस चिप को अपने एक बहुत पुराने दोस्त के पास ले जाता है। तभी उसका दोस्त उसे बताता है कि ये चिप एक बहुत ही एडवांस GPS डिवाइस है और इसके जरिए हम किसी भी इंसान की लाइव लोकेशन का पता लगा सकते हैं। और तो और हम उसकी बातें भी सुन सकते हैं कि वो किससे क्या बातें कर रहा है। ये सब जानने के बाद ली अपने दोस्त से पूछता है कि क्या इस वक्त कोई हमारी बातों को सुन रहा है। फिर उसका दोस्त जवाब देता है नहीं। बातें सुनने के लिए इस चिप के साथ साथ एक असिस्टिव डिवाइस भी होना जरूरी है और उस डिवाइस के बिना हम किसी की भी बातें नहीं सुन सकते। फिर ली बताता है कि मुझे गन के अंदर से चिप के अलावा कोई भी डिवाइस नहीं मिला। अगले सीन में हम देखते हैं नेशनल काउंसिल सिक्योरिटी की एक मीटिंग चल रही थी। तभी वहां पर मौजूद एक ऑफिसर सभी को बताता है कि पिछले कुछ सालों में अलग अलग देशों के बीच जितनी भी जंग हुई है उनके जरिए बहुत सारे इलीगल वेपन्स का कारोबार किया गया है। CIA ने हमें बताया है कि उन सभी वेपन्स की सप्लाई IRU यानी कि इंटरनेशनल राइफल यूनियन गैंग करती है। यही गैंग उन देशों तक गन्स की सप्लाई भेजती है जहां पर कानूनी तौर से गन्स को इस्तेमाल करना मना है। फिर वो ऑफिसर सभी लोगों को स्क्रीन पर एक आदमी की फोटो दिखाते हुए कहता है कि इसका नाम ब्लू डाउन है। इसी आदमी की वजह से साउथ कोरिया के अंदर गन्स की सप्लाई की गई है। असल में दोस्तों ब्लू डाउन कोई और नहीं बल्कि मूनबेक ही था। फिर वो ऑफिसर बताता है कि साउथ कोरिया के अंदर अब तक 30,000 से भी ज्यादा गन्स आ चुकी हैं और ये बात सुनने के बाद रूम में बैठा हर एक इंसान चौंक जाता है। दूसरी तरफ ली अपने पुलिस स्टेशन में पहुंचकर उन सभी गन्स को चेक करता है। तभी उसे पता चलता है कि हर एक गन में वही चिप लगी है जो उसे चोंग की गन से मिली थी, लेकिन उनके अंदर कोई भी डिवाइस नहीं था जिसके जरिए आवाज को सुना जा सके। फिर वो CO को फोन करके पूछता है कि अब तक तुमने गन वाले केस में जितने भी लोगों को पकड़ा है क्या उनके पास एड्रेस लिस्ट के अलावा कोई और ऐसी चीज थी जिसको देखकर तुम्हें मामला गड़बड़ लगा हो। फिर CO जवाब देता है कि उन सभी के फोन को हैक किया गया था। ये बात जानने के बाद ली समझ जाता है कि फोन ही एक असेसिव डिवाइस है जिसको हैक करके सभी लोगों की आवाजों को सुना जा रहा है। फिर ली उनमें से एक चिप को लेकर नेशनल काउंसिल सिक्योरिटी के ऑफिस में पहुंच जाता है और वहां का मैनेजर ली को बताता है कि IRU जब भी किसी देश को बर्बाद करने की कोशिश करता है तो वो सबसे पहले बहुत सारी गोलियों को शहर में फैला देता है। तभी वहां पर मौजूद एक और ऑफिसर ली को बताता है कि साउथ कोरिया के अंदर जो सबसे पहले केस आपको मिला था उस आदमी के पास बहुत सारी गोलियां थी। दरअसल वो आदमी 20 साल पहले अनाथ बच्चों को विदेशी लोगों के हाथ बेच दिया करता था। अब कहानी कुछ दिन पास्ट में जाती है। तभी हम मूनबेक को उसी आदमी के घर पर देखते हैं और हमें पता चलता है कि वो आदमी हैनसुक था जिसने बचपन में मूनबेक की एक आंख को पैसे के बदले बेच दिया था। हैनसुक की वजह से ही उसे अमेरिका जाना पड़ा जहां उसकी लाइफ और भी ज्यादा बदतर हो गई। फिर मूनबेक अपना बदला लेने के लिए उसे फांसी से लटकाकर वहां पर बहुत सारी गोलियां छोड़कर चला जाता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है।
फिर वो ऑफिसर ली को बताता है कि जो इंसान इन सब के पीछे है वो गोलियों के जरिए हमें ये बताना चाहता है कि अब वो इस देश को बर्बाद करके ही मानेगा, क्योंकि इस देश ने उसे अनाथ करके ऐसी जगह पर भेज दिया जहां पर दर्द के अलावा कुछ और नहीं था। ली समझ जाता है कि मूनबेक ये सब कुछ अपना बदला लेने के लिए ही कर रहा है। फिर ली उस ऑफिसर को चिप दिखाकर कहता है कि ये मुझे गन के अंदर से मिली है। ये एक बहुत ही एडवांस जीपीएस डिवाइस है। अगर हम इन जीपीएस में आ रहे सिग्नल को ट्रैक कर लें तो हम असली गुनहगार तक पहुंच सकते हैं। अब ली इसके आगे कुछ और बोल पाता इससे पहले ही मूनबेक वहां का पूरा सिस्टम हैक कर लेता है। फिर ये देखकर ली मैनेजर को कहता है कि जरूर यहाँ पर किसी के पास गन है, उसी के जीपीएस डिवाइस के जरिए सिस्टम को हैक किया गया है। फिर मैनेजर वहां पर गन को ढूंढने लगता है, तभी उसे एक गन मिल जाती है। दूसरी तरफ मूनबेक एक बड़े से टीवी पर आकर ली को कॉल करता है और कहता है कि मैं जानता था तुम मेरे जीपीएस डिवाइस का पता लगा लोगे, लेकिन फिलहाल मेरे लिए ये बात मायने नहीं रखती, क्योंकि कुछ ही देर के अंदर एक और जगह पर गन से हमला होने वाला है। फिर मूनबेक ली को उस जगह का एड्रेस बताता है। उस एड्रेस के सीसीटीवी कैमरा को चेक करने के बाद ली को पता चलता है कि वहां पर मौजूद इंसान और कोई नहीं बल्कि ह्यूनसिक है, जिसके पास भी औरों की तरह मूनबेक की दी हुई गन थी। उस गन को लेकर वो अपनी बेटी सी योंग की मौत का बदला लेने के लिए उन लोगों को मारने के लिए आया था, क्योंकि इन्होंने उसकी बेटी के साथ फ्रॉड जो किया था। फिर मूनबेक ली को कहता है कि तुम्हारे पास बहुत कम समय है। ये बात सुनते ही ली फौरन ह्यूनसिक को रोकने के लिए निकल पड़ता है। दूसरी तरफ बाकी ऑफिसर्स गन की चिप को निकालकर मूनबेक की लोकेशन को ट्रैक कर लेते हैं। फिर स्पेशल फोर्स उसे पकड़ने के लिए रवाना हो जाती है। फिर कुछ देर बाद जब वो लोग अपनी ट्रैक की हुई लोकेशन पर पहुंचते हैं तो उन्हें वहां पर मूनबेक की जगह कोई और ही इंसान मिलता है। फिर वो सभी लोग समझ जाते हैं कि मूनबेक ने उन्हें बेवकूफ बना दिया। दूसरी तरफ ह्यूनसिक एक क्लब में आकर उन लोगों से मिलता है जिन्होंने सी योंग को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया था। फिर ह्यूनसिक उनको कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी बेटी मर गई। अब मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मेरी बेटी के अंतिम संस्कार पर आकर उससे माफी मांगो, लेकिन वो लोग ऐसा करने से मना कर देते हैं। इसलिए ह्यूनसिक गुस्से में आकर उन पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। 9th एपिसोड की शुरुआत में हम ह्यूनसिक को देखते हैं। जब वो उन फ्रॉड लोगों पर गोलियां चला रहा था तब उनमें से एक आदमी वहां से भागकर क्लब के बाहर आ जाता है। फिर ह्यूनसिक उसका पीछा करता है और बाहर आकर उस पर गोली चला देता है, जिसके कारण हर जगह अफड़ा तफड़ी मच जाती है। अब ह्यूनसिक उसको मारने ही वाला था, लेकिन तभी वहां पर पुलिस वाले आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम अपनी गन को जमीन पर रख दो और अपने हाथ ऊपर कर लो। लेकिन ह्यूनसिक उनकी बात नहीं मानता, क्योंकि उसके दिल में सिर्फ बदले की आग जल रही थी। उस समय रिपोर्टर वांग ये सारी वारदात एक बिल्डिंग के ऊपर खड़ा होकर लाइव दिखा रहा था। दरअसल मूनबेक ने ही उसको पैसे देकर ये सब कुछ करने के लिए कहा था। वो चाहता था कि लोगों को न्यूज के जरिए गन की ताकत का पता चले, ताकि वो लोग भी गन का इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो जाएं। तभी कुछ देर में वहां पर ली भी पहुंच जाता है। वो पुलिस वालों को कहता है कि आप लोग इन पर गोलियां मत चलाना, मैं इनको समझाकर सारा मामला सुलझा दूंगा। फिर ली ह्यूनसिक को कहता है कि सर, इस आदमी को मारने से सी योंग वापस नहीं आएगी, इसलिए प्लीज आप इसको मारकर अपनी आगे की जिंदगी बर्बाद मत कीजिए। और मैं भी ऐसे होता हुआ नहीं देख सकता, क्योंकि आपके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। ये सब सुनने के बाद ह्यूनसिक उस आदमी पर गोली नहीं चलाता। उस समय मूनबेक भी अपनी कार में बैठकर ये सब कुछ देख रहा था। फिर उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और फिर वो अपने आदमियों के साथ मिलकर सभी पुलिस वालों को मार देता है। इस सारी घटना में एक गोली ली को भी लग जाती है। फिर ह्यूनसिक ली को बचाने के लिए उसके सामने आ जाता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। ये सब देखने के बाद ली को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और जब वो मूनबेक को रोकने के लिए आगे बढ़ता है तो मूनबेक उस पर अंधाधुंध गोलियां बरसा देता है। फिर वो ली के पास आकर कहता है कि मुझे तुमसे बहुत ज्यादा नफरत है। अब तक तुम अपने मिलिट्री करियर में लगभग 100 लोगों को मार चुके हो और दूसरी तरफ तुम इन मुजरिमों को बचा रहे हो। मुझे तुम्हारा ये इंसाफ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, क्योंकि जब तुम्हारी आंखें खुलेगी तब ये दुनिया पूरे तरीके से बदल चुकी होगी। इसलिए इस बदली हुई दुनिया को देखने के लिए मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ। फिर मूनबेक रिपोर्टर वांग के लाइव न्यूज के जरिए पूरे साउथ कोरिया में ये ऐलान करता है कि अब हर किसी को गन मिलेगी, चाहे वो बच्चा हो या फिर बूढ़ा। मूनबेक की ये बात सुनते ही लोग अपने फायदे के लिए गन्स ऑर्डर करना शुरू कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ पुलिस वाले जल्दी से ली को लेकर तुरंत हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं ताकि उसकी जान बचाई जा सके। अब नेक्स्ट मॉर्निंग साउथ कोरिया के अंदर गन की सप्लाई बहुत जोरों से शुरू हो जाती है। कुछ ही दिनों के अंदर 40% से भी ज्यादा जनसंख्या के पास गन आ जाती है।
अब कुछ लोग गन्स लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। अब शहर के हालातों को देखकर वहां की सरकार इमरजेंसी डिक्लेयर करने का फैसला लेती है, क्योंकि अब हर कोई अपने हिसाब से कानून को तोड़ रहा था। अगले सीन में हम मूनबेक को देखते हैं, जो साउथ कोरिया के सभी गैंगस्टर को एक मीटिंग में बुलाता है और कहता है कि मेरे गन्स का बिजनेस बहुत तेजी से फैल रहा है, इसलिए मुझे एक पार्टनर की जरूरत है। मैं तुम लोगों में से एक आदमी को ही चुनूंगा, इसलिए मैं अभी अपनी गन टेबल पर फेंकूंगा। तुम लोगों में से जिस आदमी ने भी उस गन को उठा लिया और मुझ पर गोली चला दी, वही मेरा पार्टनर बनेगा। ये बात कहकर मूनबेक टेबल पर अपनी गन फेंक देता है। फिर एक आदमी गन उठाकर जैसे ही मूनबेक को मारने की कोशिश करता है, गन चलती ही नहीं, क्योंकि उसमें गोलियां थी ही नहीं। फिर मूनबेक गन वाले आदमी को छोड़कर बाकी सभी लोगों को मार देता है। अब मूनबेक को अपना पार्टनर भी मिल चुका था। अगले सीन में हम देखते हैं ली हॉस्पिटल के अंदर लेटा हुआ था और अपने दिमाग में अजीब अजीब से ख्याल सोच रहा था। तभी अचानक से उसकी आंख खुलती है और आंख खुलते ही वो नर्स से ह्यूनसिक के बारे में पूछता है। फिर नर्स कहती है, सर आप अभी बहुत बुरी हालत में हैं, इसलिए अपने बेड से मत उठिए। लेकिन ली उसकी बात नहीं सुनता। फिर वो पूरे हॉस्पिटल के अंदर ह्यूनसिक को छान मारता है, लेकिन तभी वहां पर जोंगवू आ जाता है और वो ली को बताता है कि ह्यूनसिक सर मर गए हैं। ये बात सुनने के बाद ली के होश उड़ जाते हैं और इसी के साथ 9th एपिसोड का एंड हो जाता है। अब लास्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। 10वें एपिसोड की शुरुआत कुछ दिन पीछे से होती है, जहां हम मूनबेक और ली को एक साथ रेस्टोरेंट में बातें करते हुए देखते हैं। मूनबेक ली से पूछता है कि आखिर तुम्हारे परिवार के साथ क्या हुआ था। फिर ली जवाब देता है कि मेरे घर में एक चोर घुस आया और उसने चोरी करने के बाद मेरे पूरे परिवार को मार दिया। फिर मूनबेक कहता है कि अब तो तुम पुलिस वाले बन गए हो, इसलिए उस चोर को मारकर अपने परिवार का बदला क्यों नहीं ले लेते। फिर ली जवाब देता है कि बदला लेने से मेरा परिवार वापस नहीं आ जाएगा, उल्टा ऐसा करके मैं अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लूंगा। इस वक्त मेरी लाइफ जैसी चल रही है, मैं उसी में खुश हूँ। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां हम ली को ह्यूनसिक और सी योंग के फ्यूनरल में देखते हैं। उस समय वहां पर रिपोर्टर वांग भी मौजूद था। फिर वो ली के वापस आने की खबर मूनबेक तक पहुंचा देता है। दूसरी तरफ हम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के ऑफिस को देखते हैं। वहां पर काम करने वाला एक ऑफिसर मैनेजर को बताता है कि किसी ने सोशल मीडिया पर गवर्नमेंट से गन्स की मांग करने के लिए एक रैली रखी है। ये सब देखने के बाद मैनेजर के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अगर बहुत सारे लोग इस जगह पर इकट्ठे हुए तो हालात और भी ज्यादा बिगड़ जाएंगे। तभी मैनेजर के पास नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के डायरेक्टर का फोन आता है। फिर वो मैनेजर को बताता है कि प्रेसिडेंट अब पूरे शहर में मार्शल लॉ लगाने के बारे में सोच रहे हैं, और अगर ऐसा हुआ तो पूरे साउथ कोरिया के अंदर फिर से गन राज होगा, इसलिए तुम्हें इस मामले को रोकने के लिए जल्दी से जल्दी कुछ करना चाहिए। फिर मैनेजर अपने ऑफिस के सभी लोगों को कहता है कि जल्दी से स्पेशल यूनिट के सभी ऑफिसर्स को बुलाओ, हमें जल्दी से जल्दी इस रैली को रोकना होगा। अगले सीन में हम ली को देखते हैं। अब उसे भी रैली के बारे में पता चल गया था। फिर थोड़ी ही देर में रैली के सब लोग एक जगह पर इकट्ठे होकर सरकार से गन की मांग करने लगते हैं। कुछ लोग गन्स के खिलाफ प्रोटेस्ट भी करते हैं, लेकिन उनकी तादाद गन मांगने वालों के मुकाबले बहुत कम थी, इसलिए उनके प्रोटेस्ट करने का कोई भी फायदा नहीं होता। तभी कुछ देर बाद ली भी रैली में पहुंच जाता है, लेकिन वहां आते ही ली के पास मूनबेक का फोन आ जाता है। फिर वो ली को वहीं पास में ही बनी एक बिल्डिंग में मिलने के लिए बुलाता है। जब ली उस बिल्डिंग में पहुंचता है तो वहां मूनबेक के बहुत सारे आदमी पहले से ही गन लेकर खड़े थे। फिर ली पूछता है कि आखिर तुमने मुझे इस मामले में क्यों घसीटा। फिर मूनबेक बताता है कि जब मैंने हॉस्टल वाले लड़के को गन दी तब मुझे ऐसा लगा कि शायद वो कुछ बड़ा धमाका करेगा, लेकिन मुझे न्यूज से पता चला कि उस लड़के को एक पुलिस ऑफिसर ने बहुत ही आसानी से पकड़ लिया। जब मैंने उस पुलिस ऑफिसर के बारे में पढ़ा तो मुझे पता चला कि वो तुम थे। फिर मैंने फौरन तुम्हारी सारी जानकारी निकलवाई। जानकारी मिलने के बाद मुझे पता चला कि तुमने मिलिट्री में रहते हुए बहुत सारे लोगों को मारा है, पर कुछ समय बाद तुमने मिलिट्री को छोड़ दिया और कसम खाई कि तुम अब कभी भी गन नहीं उठाओगे। मैं देखना चाहता था कि अगर तुम फिर से गन उठाओगे तो क्या होगा। मुझे जानना था कि जो चेहरा तुम लोगों के सामने दिखाते हो क्या वो सच में मौजूद है। फिर ली गुस्से में कहता है कि तुम बस एक मामूली से गुंडे हो जो पैसों के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। मूनबेक जवाब देता है कि मैं ये सब पैसों के लिए नहीं कर रहा, मुझे तो देखना था कि अगर मैं लोगों के हाथ में गन थमा दूं तो वो लोग क्या करेंगे, ये दुनिया कैसी दिखाई देगी। तुम जानते हो वैसे भी आज का कानून किसी को भी इंसाफ नहीं दे पा रहा, इसलिए मैं एक ऐसी दुनिया बनाना चाहता हूँ जहाँ पर सब लोग एक बराबर हों, ना कोई किसी से बड़ा हो ना कोई किसी से छोटा हो, सभी लोग एक दूसरे की इज्जत करें, और ऐसा तभी हो पाएगा जब उनके पास बंदूकें होंगी।
गन्स की वजह से हर कोई अपने इंसाफ के लिए लड़ पाएगा। और ये कहकर मूनबेक अपने फोन का एक बटन दबाता है। बटन दबाते ही उसके आदमी को सिग्नल मिल जाता है। फिर सिग्नल मिलते ही वो आदमी गन से भरे हुए एक बड़े सारे ट्रक को रैली के लोगों के बीच में लाकर खड़ा कर देता है, जिसके बाद मूनबेक ली को अपने आदमियों के साथ छोड़कर उस बिल्डिंग से बाहर चला जाता है। फिर वो अपने फोन के जरिए रैली में खड़े सभी लोगों को कहता है कि जिसको जो भी गन चाहिए इस ट्रक में से निकाल लो। फिर सभी लोग पागलों की तरह गन को लेने के लिए दौड़ पड़ते हैं। हर जगह अफड़ा तफड़ी मच जाती है। अब साउथ कोरिया का क्या होगा ये हमें आगे पता चलेगा। दूसरी तरफ ली मौका मिलते ही मूनबेक के सभी आदमियों को एक एक करके मारना शुरू कर देता है और बाहर खड़ी पुलिस लोगों को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी उनकी बात नहीं सुनता। इस समय रिपोर्टर वांग वहां पर हो रही वारदात को लाइव न्यूज पर दिखा रहा था। फिर मूनबेक उसके पास आकर कहता है कि हर एक चीज को अच्छे से रिकॉर्ड करना, सभी लोगों को गन्स की ताकत का पता चलना चाहिए। तभी कुछ देर बाद ली भी बिल्डिंग से बाहर आ जाता है। जब वो मूनबेक को पकड़ने के लिए उसकी तरफ भागता है तो मूनबेक के आदमी हर जगह स्मोक बॉम्ब फेंक देते हैं। अब धुआं होने की वजह से ली को कुछ भी दिखाई नहीं देता, लेकिन थोड़ी देर बाद मूनबेक खुद उसके सामने आकर कहता है कि अगर मैंने यहाँ पर गोली चला दी तो लोगों को लगेगा कि उन पर हमला हो रहा है, फिर खुद को बचाने के लिए वो गोलियां चलाना शुरू कर देंगे। जरा सोचो उस समय यहाँ का माहौल कैसा होगा। अब मूनबेक अपनी गन निकालकर हवा में गोली चलाने ही वाला था, तभी ली उस पर बंदूक तान देता है। लेकिन मूनबेक जानता था कि ली ना तो खुद गन चलाएगा और ना ही मुझे चलाने देगा, इसलिए वो धुएं की आड़ में गायब हो जाता है। तभी अचानक से ली को गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। फिर पीछे मुड़ने पर उसे पता चलता है कि मूनबेक ने खुद ही अपने ऊपर एक गोली चला दी। दरअसल मूनबेक जानता था कि वो कुछ दिनों के बाद मरने वाला है, लेकिन मरने से पहले वो अपनी आंखों के सामने इस मंजर को देखना चाहता था, क्योंकि ऐसा करने का सपना वो कई सालों से देख रहा था। तभी गोली चलते ही सब लोग अपने आप को बचाने के लिए दूसरों पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। वहीं पास में ली को एक बच्चा दिखाई देता है जो गोलियों की आवाज सुनकर जोर जोर से रो रहा था। फिर ली उसको बचाने के लिए उसकी तरफ भागता है और उसे अपने गले से लगाकर कहता है कि मैं तुम्हें कुछ भी होने नहीं दूंगा। उस समय रिपोर्टर वांग ये सब कुछ अच्छे तरीके से रिकॉर्ड कर रहा था। अब साउथ कोरिया में बैठा हर एक इंसान इस वारदात को टीवी में देख रहा था। तभी मूनबेक के मरते ही स्पेशल यूनिट वहां पर आकर सभी लोगों को रोक देती है और फिर उन सब से गन छीन ली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं लोग उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि देते हैं जो उस रैली में मारे गए थे। दूसरी तरफ रिपोर्टर वांग अपने बॉस को कॉल करके प्रमोशन की मांग करता है, क्योंकि उसने इतनी बड़ी न्यूज को कवर किया था। लेकिन तभी उसके घर में एक औरत आती है और वो वांग पर गन तानकर उसको कहती है कि तुम्हारे लिखे हुए आर्टिकल और न्यूज की वजह से ही लोग गन्स खरीदने के लिए जागरूक हुए, तुम्हारी वजह से ही बहुत सारे मासूमों की जान गई। और ये कहकर वो रिपोर्टर वांग को मार देती है। दूसरी तरफ ली एक हॉस्पिटल में मूनबेक से मिलने के लिए जाता है, क्योंकि मूनबेक को मरने से बचा लिया गया था। और इसी के साथ इस सीरीज का एंड हो जाता है। दोस्तों, आपको ये सीरीज कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और हो सकता है कि कुछ ही दिनों में इसका सेकंड सीजन भी आ जाए। इसलिए अगर आप इसका सेकंड सीजन देखना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताना, और हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। हम मिलेंगे ऐसी ही और मजेदार सीरीज के साथ। टिल देन बाय बाय।